हेलो स्टूडेंट, RS सिसोदिया क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम इस क्लास में क्लास 9th की साइंस देखेंगे, यानी विज्ञान देखेंगे। 9th की विज्ञान में हम आज आपका पहला चैप्टर देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। यानी मेन चैप्टर का नाम पदार्थ ही है। जो हमारे राउंड फिगर में जो हमारे सराउंडिंग है, जो हमारे चारों ओर हैं, उनके बारे में खास करके हम जिक्र करेंगे, लेकिन हमारे मेन चैप्टर का नाम है पदार्थ। इस चैनल पे आपको मैथ और साइंस कंप्लीट रूप से आपका कराया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस चैनल पे आपको 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर का मैथ और साइंस, 9th और 10th में साइंस और फर्स्ट ईयर इंटर में आपको फिजिक्स कराई जाएगी। ओके, चलिए तो देखते हैं फिर हमारे आसपास के पदार्थ में। सबसे पहले बात समझें। सबसे पहले हम देखेंगे पदार्थ की डेफिनेशन, पदार्थ कहते किसे हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट हेडिंग हमने यही डाली है, पदार्थ। देखिए, पदार्थ पहले समझे। जैसे ये मार्कर है तो ये भी तो पदार्थ है, ये आपका बोर्ड है ये भी पदार्थ है, आपके पास बुक है ये भी पदार्थ है। तो पदार्थ की डेफिनेशन क्या बनेगी, पहले सुन लें, उसके बाद हम लिखेंगे। अभी देखिए, पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ किसी न किसी सामग्री से बना होगा, किसी न किसी सामग्री से। ये जैसे सामग्री का मतलब ये प्लास्टिक से बना हुआ है, आपकी बुक है तो वो कागज से बनी हुई है। तो जैसे तो पदार्थ कहेंगे किसे, पदार्थ किसी न किसी सामग्री से मिलकर बना होता है एवं पदार्थ स्थान घेरता है। एवं पदार्थ में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। पदार्थ में संहति, द्रव्यमान का दूसरा नाम होता है संहति। तो पदार्थ में कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा एवं पदार्थ कुछ न कुछ स्थान घेरेगा और पदार्थ किसी न किसी सामग्री से मिलकर बना होगा। जैसे ये मार्कर है तो ये पदार्थ है, ये प्लास्टिक सामग्री से मिलकर बना है। इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान है, कुछ न कुछ संहति है, द्रव्यमान है यानी वजन है कुछ न कुछ, और ये स्थान घेरेगा। अभी यहाँ पे रख दें या किसी धरती पे रखें तो कुछ न कुछ स्पेस घेरेगा कि नहीं घेरेगा। तो यही क्या कहलाता है, आपका पदार्थ कहलाता है। चलिए, आप समझ चुके होंगे, अब लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। पदार्थ किसी न किसी सामग्री से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। पदार्थ कोई न कोई सामग्री से मिलकर बना होगा एवं पदार्थ में द्रव्यमान, द्रव्यमान का दूसरा नाम होता है संहति। एवं पदार्थ में द्रव्यमान होता है तथा पदार्थ कुछ न कुछ स्थान घेरता है, कुछ न कुछ स्थान घेरता है। क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। द्रव्यमान होगा कुछ न कुछ स्थान घेरेगा और किसी न किसी सामग्री से मिलकर बना होगा। अच्छा, एक बात और यहां लिख लेते हैं, पदार्थ कणों से मिलकर, जैसे पार्टिकल होते हैं, जैसे कोई चीज जैसे प्लास्टिक है, इसमें भी आपको दिखाई दे रही होगी, या आपका ठोस है लोहा है, तो उसमें ये कण होते हैं। तो उन कणों से मिलकर कोई भी सामग्री बनी होती है। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ओके, ये तो बात रही पदार्थ की। अब देखते हैं पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण। कुछ पदार्थ में प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। यानी पदार्थ की प्रॉपर्टी। अच्छा, नोट करने के लिए आप नोट्स बनाएंगे तो उसके लिए या तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना जानते होंगे, अगर स्क्रीनशॉट लेना नहीं जानते हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट्स बना सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी नोट्स बना सकते हैं अपना। चलिए, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण।
पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण में देखते हैं पदार्थ की, यानी कि हमें क्या देखनी है, प्रॉपर्टी देखनी है। पदार्थ में कौन कौन सी मेन प्रॉपर्टी होती है। देखिए पहली बात की जाए फर्स्ट प्रॉपर्टी की, तो पदार्थ या बोलेंगे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। देखिए वो रिक्त स्थान ऊपर है आपके, अभी पदार्थ की अवस्थाएं आएंगी उसमें, क्योंकि पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, आगे हम बताएंगे आपको। मुख्य रूप से 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो कोई भी पदार्थ सही, उसके जो कण होते हैं पार्टिकल से मिलकर बना होता है पदार्थ, तो उनके कणों के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है। ठोस है तो कम स्पेस होगा, द्रव है तो उससे ज्यादा होगा, गैस है तो और अधिक होगा, वो हम ही आपको आगे समझाएंगे। तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, पहली बात। दूसरी बात, पदार्थ के कण वो गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण कैसे रहते हैं, गतिशील अवस्था में रहते हैं। यानी मोशन में रहेंगे, इसका मतलब समझते कि ठोस में गतिशील रहेंगे नगण्य रूप से, काम ऐसे रहेंगे जो आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन थोड़े से कंपन करेंगे, वो बहुत ही कम। जैसे मार करें तो इसके जो कण होंगे वो नगण्य होंगे, गतिशील अवस्था काफी कम होगी, जो आपको दिखाई नहीं देगी, आपको शो नहीं होगी, केवल कंपन करते हैं वहीं के वहीं पर। तो यानी वो भी गतिशील अवस्था में। द्रव में, तो द्रव में आपने जल में देखा होगा, जल के कण है, क्योंकि जल में बहाव होता है, और जो ठोस होता है वो दृढ़ होता है। तो जल में भी आपके जो कण है वो कैसे रहते हैं, गतिशील अवस्था में रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। गैस में काफी अधिक कण है वो गतिशील रहते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट देखें। पहला देख लिया हमने, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण गतिशील अवस्था में रहते हैं। तीसरी बात है, पदार्थ के कण है जो पार्टिकल है जिससे मिलकर बना है पदार्थ, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है। अब ये समझे आकर्षण बल होता क्या है। देखिए ठोस है कोई, तो पदार्थ के कण आपस में नजदीक रहेंगे तभी तो वो ठोस स्थिर अवस्था में है। तो यानी उनके बीच में किससे, अट्रैक्शन, यानी आपस में चिपके रहते हैं। वो 2 प्रकार के बल होंगे, एक आकर्षण बल होगा जिसमें जैसे ये मार्कर हैं दोनों, अगर ये अपनी ओर इसे नजदीक ला रहे हैं तो आकर्षण बल होगा। ये दोनों मार्कर अपने फोर्स द्वारा, अपनी स्थिति द्वारा दूर दूर भागें, दूर दूर चले तो कौन सा बल होता है, प्रतिकर्षण, और नजदीक रहे तो कौन सा होता है, आकर्षण बल। इसी प्रकार जो पदार्थ के कण है वो आपस में नजदीक रहते हैं, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, फिर भी नजदीक होंगे, ऐसा नहीं कि काफी अधिक दूर दूर हो जाएंगे वो। तो इसलिए पदार्थ के कणों के बीच में कौन सा बल होता है, आकर्षण बल होता है। ये 3 मेन प्रॉपर्टी होती है किसी भी पदार्थ की। रिक्त स्थान होता है कणों के बीच, गतिशील अवस्था में होते हैं कुछ ना कुछ, और तीसरी बात है पदार्थों के कणों के बीच में कौन सा बल होगा, आकर्षण बल होगा, यानी अट्रैक्शन फोर्स होगा, अपनी ओर आकर्षित करेंगे पदार्थ के कण। चलिए अब देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, देखिए आपके बात सिलेबस के अकॉर्डिंग की जाए या मुख्य रूप से की जाए। पदार्थ की मुख्य रूप से 3 ही अवस्थाएं होती हैं, एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस। अभी आपके सिलेबस या मुख्य रूप से बात करें तो 3 अवस्थाएं, अन्यथा आपके पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। अभी आपको 9th तक 3 ही अवस्था पढ़नी है, ठोस, द्रव, गैस। आपको जानकारी के लिए बता दिया जा रहा है। पदार्थ की वैसे अब तक ज्ञात अवस्थाएं 5 हो चुकी हैं, ठोस, द्रव, गैस, और एक चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। देखिए 5वीं अवस्था होती है बोस-आइंस्टाइन कर्व, जो कि बोस-आइंस्टाइन वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज की थी। तो लेकिन आपको मुख्य रूप से कितनी अवस्था याद रखनी है, अपनी 3 ही अवस्था याद रखनी है, ठोस, द्रव, गैस ही याद रखनी है। तो यहां से हम तीनों को ही पढ़ेंगे। मुख्य रूप से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं बनी, देखिए पहला लिख लेते हैं ठोस, जिसे सॉलिड बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा लिख लेते हैं द्रव, जिसे इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं। तीसरा लिख लेते हैं गैस। ओके, तो पदार्थ की अवस्था कितनी, ठोस, द्रव और गैस। मुख्य रूप से यही 3 अवस्थाएं। इन तीनों अवस्थाओं के बारे में हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले डालते हैं हम हेडिंग कौन सी, ठोस, यानी जिसे क्या बोलते हैं, सॉलिड। देखिए ठोस के बारे में समझें। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट ठोस के बारे में।
ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो एक एक करके लिखते हैं। पहली बात, ठोस का आकार निश्चित होता है। आकार मतलब साइज, कैसा होता है? निश्चित होता है। पहले दोनों बातें लिख लेते हैं, फिर दोनों बातें आपको अभी समझाएंगे। दूसरी बात, ठोस का आकार एवं आयतन, आयतन निश्चित होता है। दोनों ही चीजें कैसी होती हैं इसकी? निश्चित होती हैं, यानी फिक्स होती हैं, निश्चित होता है। पहले दोनों पॉइंटों को समझें। जैसे मार्कर ही मान लें अभी, तो ठोस का आकार अभी कैसी आकृति का है? बेलनाकार है, यानी बेलनाकार आकृति का। तो इसकी आकृति यही तो रहेगी, निश्चित है। ऐसा तो है नहीं है कल गोल हो जाए, नहीं होगा। लंबाई में, तो लंबाई में यानी बेलनाकार आकृति में रहेगा, यानी ठोस का आकार कैसा है? निश्चित है। अब बात करें आयतन की, जैसे आपके यहाँ घर पे बाल्टी होगी, तो आपने बाल्टी देखी है, तो बाल्टी में अगर आपके मान के चलो कि बाल्टी में 10 लीटर पानी आता है, तो ऐसा तो है नहीं है कि कल उसमें 15 लीटर पानी आने लगेगा, या फिर उसमें 5 लीटर पानी, बाल्टी छोटी या बड़ी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। यानी बाल्टी का आयतन भी कैसा होगा? निश्चित होगा। यानी कि ठोस का आयतन निश्चित होता है और आकार भी कैसा होता है? निश्चित होता है। तीसरी बात समझें, ठोस दृढ़ होते हैं। ठोस कैसे होते हैं? दृढ़। दृढ़ मतलब मजबूत होते हैं काफी अधिक। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें, जैसे पत्थर है, तो पत्थर कैसा होगा? दृढ़ है, ठोस है। जैसे आपकी ये मान के चले बुक ही है, तो बुक भी कैसी? दृढ़ है, ठोस है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब उसकी आकृति चेंज कर दोगे तुम तुरंत के तुरंत। या फिर ये मार्क है, तो मार्कर भी कैसा है? दृढ़ है। देखो दबाने पर कोई आकृति में चेंज नहीं आ रहा है, यानी मजबूत है, काफी अधिक सॉलिड है। फोर्थ प्रॉपर्टी समझें, ठोस में जो संपीड़न होता है, संपीड़ता का गुण होता है। संपीड़ता का मतलब है जैसे दबाने पर जो दब जाए चीज, तो ये दब तो नहीं रहा है, ठोस दबते तो नहीं। जैसे ये बोर्ड है, तो ऐसे दबाओगे तो दबेगा तो है नहीं, या दबेगा भी तो नगण्य रूप से दबेगा। तो ठोस में जो संपीड़ता का गुण होता है, संपीड़ता का मतलब है जो दबाने पर दब जाए या फिर फैल जाए, तो वो गुण कैसा होता है? नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। ठोस में संपीड़ता का गुण नगण्य होता है। नगण्य मतलब ना के बराबर है, होता ही नहीं है, ये मान के चल सकते हो। ठीक। अच्छा, बात करें इनकी गतिज ऊर्जा की। जो ऊर्जा होती है ना, गतिशील होते हैं ऐसे पदार्थ है, ऐसे कण जो गतिशील होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तो ठोसों में काफी कम गतिज ऊर्जा होती है, ना के बराबर होती है। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे 4 ही पॉइंट काफी अधिक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो 5 पॉइंट भी। ठोसों में ऊर्जा मतलब एनर्जी। जैसे चलने पे, चलोगे मोशन होगा तो गतिज ऊर्जा होगी। अगर कोई वस्तु स्थिति में, मतलब मोशन में नहीं है, गतिशील नहीं है, चल नहीं रही है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ठोसों में गतिज ऊर्जा नगण्य होती है या फिर सबसे कम होती है। तीनों की अगर कंपेयर करें तो ठोसों में गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। नगण्य भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठोसों में, अब ठोस तो पूरा जाएगा नहीं, कण की बात होती है उनकी, हमेशा याद रखना। ये किसकी बात है? कण की, या फिर बोल सकते हैं ठोसों के कणों में। ठोसों में गतिज ऊर्जा नगण्य होती है। ओके, तो ये ठोस के बारे में बात रही। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको उदाहरण लिखने हो तो लिख लो अपने आसपास के। चैप्टर का ही नाम है कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो जो आपके आसपास में जो ठोस दिखाई दे रहे हो तो लिख सकते हो। जैसे लकड़ी है, ये दीवार है, ये आपकी जो, जैसे हम अपने आसपास यहाँ की बात करें, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये सभी के आपके ठोस हैं। आपकी इच्छा है वो लिख सकते हो ठोस में, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ चुके होंगे ठोस किसे कहते हैं, तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं किसको, सेकंड पॉइंट, द्रव को। ओके, द्रव को देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट कौन सा देखना है हमें? द्रव, जिसे क्या बोलते हैं? लिक्विड। इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं इसे। इसे भी पॉइंट वाइज देखते हैं। पहली बात, ठोसों का आकार कैसा होता था? निश्चित। लेकिन द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है। तो जो बात निश्चित है उसे लिख लेते हैं पहले। द्रव का आयतन निश्चित होता है। आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है, निश्चित होता है।
समझे इस बात को। द्रव का आयतन निश्चित होता है, दोनों पॉइंट लिख देते हैं तब समझाएंगे आपको। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है। इसे समझें दोनों पॉइंटों को। पहले देखिए द्रव है, जैसे आपका जल है, तो जो आपका पानी है जल है, तो पानी का देखिए अगर 2 लीटर पानी है तो 2 लीटर ही रहेगा। आप कहीं पर भी उसे रखें 2 लीटर से 3 लीटर नहीं हो जाएगा, ना ही 1.5 लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी उसका आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा। उस 2 लीटर जल को आप बाल्टी में डालो तो बाल्टी की आकृति ले लेगा, आकार निश्चित नहीं है। अगर आप उसे देखिए भगोने में, जो भगोना होता है ना, उसमें डालो तो गोलाकार आकृति में आ जाएगा। आपके पास अगर और कोई बर्तन है, टब है या और कोई है, तो उसकी आकृति ले लेगा। यानी कि आकार इसका कैसा रहता है, निश्चित नहीं रहता है। जिसके में डालते उसी का साइज ये ले लेता है, लेकिन आयतन निश्चित रहता है। 2 लीटर है तो वो 2 लीटर ही रहेगा द्रव। ओके, तीसरा पॉइंट समझते हैं। देखिए ठोस कैसे होते थे, दृढ़। द्रव है वो दृढ़ नहीं होता। द्रव कैसे होते हैं, आपके बहते हुए अवस्था में होते हैं। द्रव जो बहते हैं ना, तो वही बात है। द्रव या द्रवों में बहने का गुण होता है, बहने का गुण होता है। चाहे आपका कोई भी द्रव हो, दूध हो, जल हो, तेल हो, कोई भी हो, सभी में क्या होता है, बहने का गुण होता है। अच्छा, चौथी बात करते हैं। ठोसों में संपीड़ता नगण्य के बराबर थी। इनमें संपीड़ता होती है लेकिन कैसी होती है, कम होती है अकॉर्डिंग टू गैस। गैस की अपेक्षा कैसी होती है, कम। ठीक। द्रवों में संपीड़ितता, संपीड़ितता वही दबाने का है। अगर लिक्विड कहीं भरा हो, किसी भी चीज में रख लो, पॉलीथीन में, तो उसे दबाओगे तो दब जाता है ना, लेकिन कम होता है गैसों के अकॉर्डिंग। द्रवों में संपीड़ितता कैसी होती है, कम होती है, कम होती है। ओके, पांचवा पॉइंट समझें। देखिए लाइन खींच लेते हैं जिससे ये अलग हो जाए। देखिए ये 5 पॉइंट लिखे हैं द्रव के बारे में। पांचवा देखें, द्रवों में बात किसकी होगी, गतिज ऊर्जा की। द्रवों के कणों में, तो ठोस के कण में गतिज ऊर्जा काफी कम होती है, या बोल सकते हैं नगण्य होती है, लेकिन द्रवों के कण में गतिज ऊर्जा कैसी, बहते हैं ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाते हैं, तो गतिशील होंगे, तो गतिशील होंगे तो गतिज ऊर्जा होगी। तो द्रवों में जो गतिज ऊर्जा होती है वो ठोसों से तो अधिक होती है, लेकिन गैस से कैसी होती है, कम होती है। तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख दो, द्रवों में गतिज ऊर्जा होती है लेकिन कैसी होती है, कम होती है। द्रवों में गतिज ऊर्जा कैसी होती है, कम होती है, कम होती है। ये जो पॉइंट लिख रहे हैं हम इन तीनों के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, समझ रहे हो ना। कम होती है इसका मतलब क्या है कि गैस से तो कम होती है लेकिन ठोस से कैसी होती है, अधिक होती है। ओके, चलिए अब तीसरा पॉइंट लिखते हैं किसके बारे में, गैस के बारे में। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हो, जल है आपका द्रव है, जो आपकी बात करें तेल है तो द्रव है, दूध है द्रव है, जो लिक्विड फॉर्मेट में होते हैं सभी किस में आएंगे, आपके द्रव अवस्था में आते। चलिए तीसरा पॉइंट कैसे देखते हैं, गैस को। देखिए तीसरा पॉइंट कैसे देख रहे हैं हम, गैस को देखते हैं। गैस के बारे में देखिए, आप इन तीनों पॉइंटों को कंपेयर करके लिखेंगे तो आपको आसानी रहेगी, यानी तुलना करके एक एक की। पहला पॉइंट गैस में देखें। देखिए ठोसों में क्या होता था, आकार और आयतन दोनों निश्चित होते थे। द्रव में क्या होता था, आकार निश्चित होता था, आयतन निश्चित नहीं होता था। लेकिन गैस में ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होते हैं, दोनों ही कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। तो पहली बात, गैस का आयतन, एक ही पॉइंट में लिख देते हैं, गैस का आयतन व आकार दोनों ही इसी में लिख देते हैं। आयतन व आकार निश्चित नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है ना। गैस का जो आयतन है वो आकार दोनों ही कैसे होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। जो आपके आयतन है और जो आकार है वो कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं, ऐसे भी आप बोल सकते हो। सेकंड पॉइंट देखें। अच्छा सेकंड पॉइंट, उसमें देखिए क्या था प्रॉपर्टी, कि गैसों में, ठोसों में संपीड़न का गुण कैसा था, बिल्कुल नगण्य था। द्रवों में संपीड़न का गुण उससे अधिक था, जबकि गैसों में संपीड़न का गुण सबसे अधिक होता है।
गैसों में संपीड़ितता का गुण इनके करस्पॉन्ड, ठोस द्रव गैस के करस्पॉन्ड संपीड़ितता का गुण सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक किनमें? ठोस द्रव गैस में सबसे अधिक किसका होगा? गैसों में संपीड़ितता का गुण सबसे अधिक होगा। तीसरी बात, ठोस कैसे होते थे? द्रव कैसे होते थे? तुम्हारे बहने वाले, ठीक है, द्रव में बहने का गुण होता है, तो गैस में भी क्या होता है? बहने का गुण होता है, गतिशील होती है। गैसों में बहने का गुण होता है। ओके, देखिए ठोस नगण्य गतिशील रहते हैं, द्रव है उनमें बहाव थोड़ा ज़्यादा होता है, गैसों में सबसे अधिक होता है, तो इसलिए गैसों की गतिज ऊर्जा कैसी होती है? ठोस द्रव गैस में गैस की सबसे अधिक होती है। तो गैसों की या गैसों के कणों की बात एक है, गैसों के कणों की, क्योंकि गैस किससे मिलकर बनी है? कण से, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ ही कण से मिलकर बना है। गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, इन तीनों में सबसे अधिक होती है, फॉर एग्जाम्पल वायु है, ठीक है, आपकी एलपीजी है, ठीक है, ये सभी सिलेंडर है तो उसमें भी तो गैस ही तो भरी जाती है, वो चीज़ें। वैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है उसका। चलिए, तो हमने क्या देख लिया यहाँ पे? गैस के बारे में देख लिया है, ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। अच्छा देखिए, हम एक एग्जाम्पल के जरिए से आपको बताते हैं, जैसे कि जल है, तो जल आपका तीनों अवस्थाओं पाया जाता है, ठीक, जो जल है वो तीनों अवस्थाओं पाया जाएगा, ठोस में, द्रव में और गैस में। बात करें हम जल की स्पेशल, देखिए जल तीनों अवस्थाओं में, जल की बात कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं ठोस में, तीन अवस्था पढ़ी है। तो ठोस में जो जल होता है वो किस फॉर्मेट में होता है? बर्फ के फॉर्मेट में होता है, देखा होगा आपने। अच्छा, बात करें हम द्रव की, तो द्रव के फॉर्मेट में जल किस में रहता है? जल में, यानी पानी के रूप में बोल सकते हो, पानी के रूप में रहता है। तीसरी बात करते हैं गैस की, तो गैस में जल किस में रहता है? वाष्प के रूप में रहता है, वाष्प के रूप में रहता है। तो यानी जल है वो ठोस के फॉर्मेट में बर्फ में रहता है, द्रव में पानी में रहता है, और गैस में किस में रहता है? वाष्प में रहता है। चलिए अब देखिए, ये स्टेट बदलती रहती हैं आपस में, यानी बर्फ को हम पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पानी को वाष्प में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने का यानी चेंज करने का क्या प्रोसेस होता है, कितना टेम्परेचर रखा जाता है, उसे हम आगे देखते हैं। देखिए अब देखेंगे हम ताप परिवर्तन के प्रभाव। एक बात सुनिए, देखिए सबसे पहले हमारा 2 प्रोसेस में आपको चैप्टर फिनिश करने का टारगेट रहा करेगा। पहली बार में हम आपको थ्योरी समझाएंगे, यानी चैप्टर के बारे में फुल डिटेल देंगे, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आए। उसके बाद हम जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर दिए, उन क्वेश्चन आंसरों को आपको जो अभ्यास में दिए हैं उन्हें क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में यहाँ पर ही सॉल्व कराएंगे। देखिए अगर हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लिखा देंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन आंसर के रूप में आप उसे रटोगे। अगर आप पहले चैप्टर समझ जाओगे तो क्वेश्चन आंसर आप अपने आप हल कर ले जाओगे। एक आध क्वेश्चन में आपको दिक्कत रहेगी तो हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करा देंगे, वैसे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आपने पूरा चैप्टर समझ लिया तो सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से कर ले जाओगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए तो देखते हैं ताप परिवर्तन के प्रभाव। देखिए ताप परिवर्तन के प्रभाव से पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न रहे। देखिए 2 पैमाने होते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ताप के, टेम्परेचर के। एक होता है डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है केल्विन। वैसे पैमाने तो और भी है, फ़ारेनहाइट है वो, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर की बात की जाए तो 2 पैमाने दिए, एक डिग्री सेल्सियस, दूसरा केल्विन, जिनकी आपको आवश्यकता है। तो उनके बारे में हम बता देते हैं आपको। देखिए एक टेम्परेचर का पैमाना होता है, पैमाने हैं, पैमाना या मापने का, टेम्परेचर को मापने का तरीका है। जैसे तापमान मापने का एक तरीका है, एक पैमाना। जैसे लंबाई आप मीटर में मापते हो, जैसे देखते हो कि आप दुकान पे जाते हो, कहीं पे भी जाते हो तो द्रव्यमान किस्म जैसे कोई वजन नापा जाता है तो किस में नापा जाता है? किलोग्राम में। ऐसे टेम्परेचर है, उसका मापने का तरीका है। डिग्री सेल्सियस में मापा जाएगा और आपका किस में मापा जाएगा? केल्विन में। किस में? केल्विन में। और के से डिनोट करते हैं। यही दोनों आपके दिए हुए जो कि इस चैप्टर में यूज होते हैं, उनके बारे में बता देते हैं। जैसे बात कर लें हम जल की बात कर लें तो जल का डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस।
मान लें जैसे बर्फ है तो बर्फ किस में पाई जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस में। और अगर इसी बात को हम केल्विन में करें तो किस में करेंगे 273 जोड़ देंगे इसमें। कितना जोड़ देंगे 273। बात सुनिए, डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस के 273 जोड़ दीजिए। तो केल्विन में यही टेम्परेचर कितना हो जाएगा 273 केल्विन। अगर आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 घटा दीजिए। बात समझ में आई। अगर डिग्री सेल्सियस से आपको किस में कन्वर्ट करना है केल्विन में तो क्या करोगे 273 जोड़ दोगे। यदि आपको 273 केल्विन इधर दे दिया जाए और बोला जाए कि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बताओ कितना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा 273 घटाने पड़ेंगे। तो 273 में से 273 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है, बस एक पॉइंट है ओनली। डिग्री सेल्सियस से अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना हो, केल्विन में बदलना हो तो 273 हमेशा जोड़ना है आपको। ओके। और यदि केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो किसी भी टेम्परेचर को, इसी को नहीं, तो 273 को आप घटाओगे। ओके। चलिए उदाहरण के तौर पर और समझा देते हैं आपको। मान के चलिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको दे दिया गया और आपसे बोला जा रहा है कि केल्विन में बताओ कितना होगा, केल्विन में टेम्परेचर कितना होगा। तो क्या करना है आपको इसमें 273 जोड़ देना है। 273 में 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन। ओके। अगर बोला जाता है कि 373 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बताओ तो 373 में से 273 घटाते तो कितना आ जाता 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर होगी बात आपको। चलिए ये बात है आपकी डिग्री सेल्सियस और केल्विन, दो आपके टेम्परेचर के पैमाने। अब देखते हैं ताप परिवर्तन के प्रभाव। ताप परिवर्तन के प्रभाव के कारण होता क्या है, अगर किसी चीज में हम टेम्परेचर में परिवर्तन करें तो कौन कौन सी कंडीशन बन सकती हैं। तो उसमें सबसे पहली कंडीशन बनती है आपकी, इधर देख लेते हैं, गलनांक की। गलनांक। ओके। गलनांक क्या होता है वो हम अभी आपको बताते। देखिए गलनांक होगा क्या, ऐसा ताप जिस पर कोई भी ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है गलनांक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बर्फ है आपकी, बर्फ किसमें कन्वर्ट हो जाए पानी में यानी द्रव में। जिस ताप पर बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाती है वो क्या कहलाएगा बर्फ का गलनांक या फिर जल का गलनांक कहलाएगा। मेन डेफिनेशन क्या है कि ऐसा ताप जिस पर कोई भी ठोस द्रव में कन्वर्ट हो जाता है क्या कहलाता है गलनांक कहलाता है। चलिए लिखते हैं, ऐसा ताप जिस पर कोई भी ठोस हो किस में कन्वर्ट हो जाता है द्रव में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी ठोस द्रव में बदल जाता है क्या कहलाता है गलनांक कहलाता है। इसे इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, गलनांक कहलाता है। ओके। अच्छा बात करें हम जल के लिए बात कर ले रहे हैं। जल आपका एक ऐसा है मानक एग्जाम्पल माना जाता है, एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। उदाहरण के तौर पर समझें, ठीक जैसे बोला जाए कि बर्फ का गलनांक बताइए, जल का गलनांक बताइए, तो जल का गलनांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है आपका जल का गलनांक है या फिर बर्फ का गलनांक है। ये ठोस है और ठोस से किस में कन्वर्ट हो रही है ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं जल के लिए 273 केल्विन। ये किसका गलनांक है जल का गलनांक है, गलनांक है। मतलब अब 0 डिग्री सेल्सियस पे किस में रहेगी बर्फ पे रहेगी। अब बर्फ यानी ठोस से किस में कन्वर्ट होगी लिक्विड में। तो कोई भी हम उसे टेम्परेचर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही ऊपर चलते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लास्ट स्टेज है, इसलिए जल का गलनांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन होता है। केल्विन में 273 केल्विन बोलेंगे और डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे। जल का बोले बर्फ का बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, वो है तो जल की स्टेट ही ना वो। ओके। चलिए सेकंड देखते हैं क्वथनांक। टेम्परेचर में ही तो परिवर्तन हो रहा है तभी तो ये काम हो रहा है। क्वथनांक समझे क्या है क्वथनांक, चाहो तो इंग्लिश में लिख लेना, ऐसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट।
इसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, उबलता है ना जब, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। समझे? क्वथनांक क्या होगा? देखिए ठोस अगर द्रव में बदल रहा है तो गलनांक, और द्रव बदल जाए गैस में या वाष्प में तो क्या हुआ? क्वथनांक। तो ऐसा ताप जिस पर कोई भी द्रव गैस में या फिर वाष्प में बदल जाता है वो क्या कहलाता है? उसका क्वथनांक कहलाता है। चलिए लिखते हैं, ऐसा ताप जिस पर कोई भी द्रव किस में बदल जाए? वाष्प में, वाष्प में या फिर गैस अवस्था वही होती है, वाष्प में बदल जाता है, क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक, क्वथनांक कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर जल की बात कर लेते हैं हम। जल के लिए देखिए, जल का क्वथनांक कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 273 में 100 जोड़ो, 373, 373 केल्विन। ये किसका है? ये जल का क्वथनांक है, क्वथनांक है। यानी जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तो जल अपने आप गैस में बदल जाएगा या वाष्प में बदल जाएगा, या फिर 373 केल्विन। जब 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा तो ठोस किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपके द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। ये मतलब होता है इनका। आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा गलनांक, ये रहा क्वथनांक। देखिए इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। सेकंड पार्ट आएगा, उसमें बचा कुचा जो भी थ्योरी है उसे कंप्लीट करेंगे हम, और साथ में जो अभ्यास प्रश्न एनसीईआरटी के दिए उन सभी को कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड पार्ट में आपका ये वीडियो, जो सेकंड पार्ट में आपकी ये क्लास यानी कि चैप्टर 1 समाप्त हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, और अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास में शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंटों का बेनिफिट हो सके। धन्यवाद।